महाजन का हेमंत जी, क्षितिज दोनों का बहुत स्वागत करते हैं और नवरात्र के इस पावन पर्व की आप दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। और इसी बधाई के साथ करते हैं आज के शो का भी शुभारंभ, क्योंकि समझने वाले हैं कि कैसा हो सकता है और कैसा होना चाहिए एक नवरत्न पोर्टफोलियो। हेमंत जी, सबसे पहले ये समझेंगे आपसे कि इस बार तो नवरात्र पर एक ट्रिपल बोनांजा है सभी के लिए। जीएसटी रेट कट, फिर जो पर्सनल टैक्स में जो कटौती हुई उसका भी फायदा लोग अब धीरे धीरे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद ब्याज दरों का फायदा भी धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहा है। तो नवरात्र पर एक तो ट्रिपल बोनांजा, दूसरा नवरात्र और निवेश का खास महत्व, तो कितना खास बनाता है इस पर्व को ये? जी स्वाति, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आई थिंक अगर हम मार्केट को देखें तो पिछले एक साल से हमने जिसको कहते हैं ना प्राइस करेक्शन, वो देखा। मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है, लेकिन आगे जाके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नवरात्रि की, हम बात कर रहे हैं आगे फ्यूचर की, तो क्लियरली ये तीनों के तीनों जो एस्पेक्ट आपने कहा, जो इनकम टैक्स में जो रिफॉर्म्स हुए हैं और जो जीएसटी में जो रिफॉर्म्स हुए हैं और जिस तरीके से आरबीआई ने लिक्विडिटी क्रिएट किया और इंटरेस्ट रेट को नीचे लेके आया, और उम्मीद है कि आगे जाके और भी रेट कट हमें देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली अगर आप यहां से आगे अपने पोर्टफोलियो को देखें, चाहे वो प्योर इक्विटी फंड हो, चाहे वो हाइब्रिड फंड हो, कोई भी तरह के फंड आपके पोर्टफोलियो में हो, तो डेफिनेटली आपको यहाँ से जो रोड मैप दिख रहा है वो काफी अच्छा दिख रहा है। और जहां तक नवरात्रि की बात करें और हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात करें स्वाति, तो आई थिंक जैसे कि हम जानते हैं कि हम तीन गॉडेसेस को पूजते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। वो दुर्गा है, वो लक्ष्मी है और सरस्वती है। तीनों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दुर्गा की बात करें तो वहां से आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे सॉलिड बनाएं। लक्ष्मी जी की बात करें तो डेफिनेटली किस तरीके से आप वेल्थ क्रिएट करें, और सरस्वती जी की बात करें तो किस तरह से अपने आप को एजुकेट करें। तो आई थिंक बहुत कुछ है सीखने को। अच्छा समय है अपने पोर्टफोलियो के ऊपर नजर मारने का, और साथ में अगर आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सही तरीके से अपने पोर्टफोलियो को बनाने का, और बिल्कुल जिस तरह की जरूरत, जिस तरह का माहौल होना चाहिए मार्केट को आगे ले जाने के लिए, वो धीरे धीरे वो बन रहा है। तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो एक सुनहरा अवसर है इस नवरात्र निवेश का शुभारंभ करने का। मां लक्ष्मी का वास हो आपके पोर्टफोलियो में, इसी शुभकामना के साथ इस नवरात्र का भी हम शुभारंभ कर रहे हैं। और खर्च के साथ साथ, बचत के साथ साथ निवेश का भी समय निकालें इस नवरात्र, यही कामना हम भी करते हैं आपके लिए। और क्योंकि आज हम नवरत्न पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, क्षितिज, हम नवरत्न पोर्टफोलियो से क्या मायने समझे? हम कैसे एक पोर्टफोलियो को बनाने की बात करें जो ना सिर्फ इस नवरात्र से अगले नवरात्र तक, बल्कि हम हर नवरात्र तक आपके पोर्टफोलियो में रत्नों की बरसात करें? स्वाति, आपको सभी दर्शकों को, हेमंत सर को, सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। बहुत अच्छा दिन है, बहुत मल्टीपल चीजें गवर्नमेंट की तरफ से भी जीएसटी को लेके इम्प्लीमेंट हुई है। तो आई बिलीव ये नवरात्र जो ये साल थोड़ा मुश्किल भरा चला है पूरी दुनिया के लिए, कहीं पे ये नवरात्र के बाद हो सकता है कुछ नाम लगेगा और चीजें बेटर होंगी। आई थिंक जैसे हम जानते हैं कि जब हम नवरत्न की बात करते हैं, नवरात्रों की बात करते हैं, नौ रातों की बात होती है, वैसे हमारे यहाँ बोला जाता है कि नौ रत्न जो है आपके, कैसे आप पोर्टफोलियो को कवर आउट कर सकते हैं। डजंट मीन कि आपको नो फंड्स कवर आउट करने। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ प्रोसेस। जो आपको एक फॉर्म करना है, वो कौन से पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसका आउटकम आपकी, जो आप बोल रहे हैं लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, इस नवरात्रों से अगले नवरात्र या कितने भी आने वाले नवरात्रों तक आप अगर पोर्टफोलियो में नया एंटर कर रहे हैं तो आपको बेटर करें। तो सबसे पहले तो हमें स्टेबिलिटी की ओर ध्यान देना है पोर्टफोलियो की, कि किस तरह का कितना स्टेबल है पोर्टफोलियो, कितना कंसिस्टेंट है, उसके रोलिंग रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे रहे हैं, क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो क्या है, वेदर इन लाइन विद आपके रिस्क एपेटाइट है, वेदर वो रिस्क ज्यादा तो नहीं ले रहा है आपको एक्स्ट्रा 1-2% का डेल्टा देने के लिए, और वेदर वो पोर्टफोलियो आपके गोल के साथ ओरिएंटेड है कि नहीं। मतलब अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म है तो उसके साथ ओरिएंटेड है कि नहीं है, कि वो शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो या टैक्टिकल पोर्टफोलियो है। तो पहले तो ये तीन चीजों पर ध्यान देते हुए आपको एक पोर्टफोलियो का कार्व आउट करना है अपने लिए। और ये चीजें सुनने में जितनी डिफिकल्ट लग रही है, वैसे इतनी डिफिकल्ट है नहीं है। अगर आप इन लाइन विद व्हाट मार्केट लुक्स लाइक, और यहाँ से अगर आप देख रहे हैं वैल्यू थीम्स नहीं चल रहे तो ग्रोथ थीम चलेंगे, तो आप ग्रोथ पोर्टफोलियोज को एनालाइज करते हैं
और जो जीएसटी का बेनिफिशियल होते हुए दिखता है कि जिन सेक्टर्स में हो रहा है उनको अगर आप एनालाइज करते हैं तो आप एक्चुअल में देख सकते हैं कि जो पोर्टफोलियो थोड़ा बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में हैवी है, या जो पोर्टफोलियो थोड़ा कंजम्पशन में हैवी है, जो पोर्टफोलियो थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग में हैवी है, आप उन पोर्टफोलियो में क्लियर कट एलोकेशन स्टेप अप कर सकते हैं, या फिर अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो उन पोर्टफोलियो की तरफ आप एक फ्लेक्सी और मल्टी कैप और लार्जर मिड कैप के कॉम्बिनेशन लेके स्मॉल मिड डिपेंडिंग ऑन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क एपेटाइट क्या, आप एक पोर्टफोलियो का आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक 9 पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं हम इसमें। 3 मैंने आपको बताया, इनके सब पैरामीटर्स हो सकते हैं, जो सब रेशियोज होती है, और ओवरऑल वो पैरामीटर्स डिफाइन करते हुए हम एक पोर्टफोलियो का आउट कर सकते हैं जो आपकी लॉन्ग टर्म आपकी जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है उसमें वो कारगर हो। सो ये मेरा समीशन है। ओके, तो ये रहा आपके लिए नवरत्न पोर्टफोलियो का पूरा एक आउटले कि कैसा एक नवरत्न पोर्टफोलियो होना चाहिए और किस तरीके के फंड्स किन पैरामीटर्स पर वो आधारित हों। हेमंत जी, अब शुरुआत करते हैं नवरत्न पोर्टफोलियो बनाने के। आपकी तरफ से पहला वो एक नवरत्न फंड कौन सा होगा जो आपके पोर्टफोलियो जो आपको पोर्टफोलियो में पसंद है? जी स्वाति, आई थिंक उससे पहले थोड़ा सा कुछ कहना चाहूंगा कि हम जब गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे अलग अलग तरह के गोल होते हैं। कुछ गोल जो शॉर्ट टर्म के होते हैं, कुछ गोल जो है मीडियम टर्म के होते हैं, और कुछ गोल जो है वो लंबे समय के होते हैं, चाहे वो चिल्ड्रन एजुकेशन हो, चाहे हमारे रिटायरमेंट हो। तो जब आप एक गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको हर तरह के जो फंड्स हैं उनकी जरूरत है, क्योंकि ये सब डिपेंड करेगा आपकी एसेट एलोकेशन और कितना आपके पास समय है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उन गोल्स की, मे बी जिनका आपके पास समय 3 या 5 साल हो। बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं है, लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि उतने समय में आपको जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हैं और उस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है उनसे बेहतर रिटर्न मिले, टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले, और बहुत ज्यादा रिस्क भी ना हो। तो सबसे पहले मुझे लगता है इस तरह की जो गोल्स हैं उसके लिए आपको एक बैलेंस एडवांटेज फंड देखना है। सबसे अच्छी बात बैलेंस एडवांटेज में क्या है कि उनका टैक्सेशन इक्विटी का है, क्योंकि वो इक्विटी और आर्बिट्राज में 65% इन्वेस्ट करते हैं और उससे वो एलिजिबल होते हैं इक्विटी टैक्सेशन के लिए। दूसरी बात, इक्विटी का जो एक्सपोजर है वो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से समय समय पे बदलता है, और हर फंड अपना एक इंटरनल मॉडल फॉलो करता है और जो बहुत ही बखूबी जो है आपके पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करता है। तो उस कैटेगरी में मेरी रिकमेंडेशन रहेगी HDFC बैलेंस एडवांटेज। बहुत ही लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, क्वालिटी पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इक्विटी में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उसका 30% एक्सपोजर है AUM के हिसाब से। अभी जो एक्सपोजर है इक्विटी में वो 60% है, और 5 या 6% जो है वो आर्बिट्राज में है, और बाकी जो है वो डेट में है। और ये जो फंड है, अपार्ट फ्रॉम फैक्ट कि वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो और इनका जो मॉडल है बहुत अच्छे से काम करता है, ये देखते हैं वैल्यूएशंस को, लिक्विडिटी को, सेंटिमेंट और मैक्रोस को। तो ये पैरामीटर्स के हिसाब से वो फंड सिलेक्शन करते हैं। तो मुझे लगता है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका 3-4 साल का समय है, ये कैटेगरी का फंड HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। HDFC का बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत ही 1 लाख करोड़ के AUM का एक बहुत बड़ा पुराना फंड है, और इसमें हमने अच्छे खासे रिटर्न भी आते हुए पिछले काफी टाइम से देखे हैं। और इस बाजार की वॉलेटिलिटी के टाइम पे ये आपके पोर्टफोलियो में एक बहुत एक रत्न जड़ने का काम करेगा, और ये है हेमंत जी की पसंद। क्षितिज, आपके पास आते हैं और आपसे जानने की अब हम कोशिश करेंगे कि आपके नवरत्न पोर्टफोलियो में ऐसा कौन सा फंड है जो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का एक अच्छा उदाहरण है। स्वाति, 2 फंड्स हैं, मतलब आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं एंड साथ में HDFC फोकस 30, दोनों में से कोई भी फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। फंड्स और भी हैं, बट आई थिंक अगर आप देखें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास फंड मैनेजर के पास एक लिबर्टी है कि वो आज लार्ज कैपिश पोर्टफोलियो बनाना चाहता है, मिड कैपिश बनाना चाहता है, क्योंकि वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। तो उसमें से कोई भी कैटेगरी में वो स्टॉक्स बाय कर सकता है, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी स्मॉल और मिड कैप में थोड़ा सा हाई साइड पे है। सो आई थिंक वो देखा जा सकता है। दूसरा, आप HDFC फोकस ले सकते हैं जिसका पोर्टफोलियो काफी हद तक अलाइन, जो मैंने आपको सेक्टर्स कहा है उनके साथ है। उसमें ऑलमोस्ट 35% आपका BFSI स्टॉक्स है, साथ में मैन्युफैक्चरिंग के स्टॉक्स हैं, फार्मा के स्टॉक्स हैं, टेलीकॉम है। तो आई थिंक अ मिक्स ऑफ 2 में से कोई भी आप पोर्टफोलियो ले सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली होता क्या है कि इस वैल्यूएशन में जहां 1 साल में आप देखिए मार्केट का रिटर्न नेगेटिव है, मैं समझ सकता हूँ काफी दर्शक जो हमारा शो देख रहे हैं कि 1 साल में रिटर्न
जो है खास आया नहीं है या नहीं आया है, तो वो जरूर सोच रहे होंगे कि दैट कि इक्विटी में हमने पैसा लगाया तो रिटर्न नहीं बन रहा है, बट इक्विटी ऐसे ही कई बार टेस्ट आपकी पेशेंस करती है और इतनी ही रिवॉर्डिंग होती है अगर आप थोड़ा समय देते हैं। तो जो भी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं यही बोलूंगा दैट इस समय ज्यादा अगर आप अगर आप 5 से 7 साल के व्यू को लेके अगर कुछ प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड या फोकस कैटेगरी का एचडीएफसी फोकस में ये दो मेरे पसंदीदा फंड है। आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए लेने से पहले, तो आप ये दोनों में से कोई भी फंड पिक कर सकते हैं। ओके, तो ये है फ्लेक्सी कैप फंड की खासियत एक नवरत्न पोर्टफोलियो में। उसके अलावा एक फोकस फंड को भी आप अपने नवरत्न पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एक आपके सामने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का उदाहरण है, जो कि अपनी कैटेगरी का बहुत ही शानदार बढ़िया एएम वाला 59,000 करोड़ के एएम वाला एक फंड है, जो कि पिछले काफी टाइम से अपने पूरे पैक में एक लीडर बनकर उभरा है। ये एक अच्छी चॉइस है आपके नवरत्न पोर्टफोलियो के लिए। आइए अब हेमंत जी, आपसे हम समझते हैं, आपने एक बैलेंस एडवांटेज फंड का जिक्र किया अपने नवरत्न पोर्टफोलियो के लिए। अगला जो रत्न है आपके पोर्टफोलियो का कौन सा रहेगा? स्वाति, अभी भी जैसे मैंने कहा कि हमारे मीडियम टर्म के गोल्स भी होते हैं, तो जहां पे ऑब्वियसली जब हम मीडियम टर्म की बात कर रहे हैं, मान लीजिए 3-5 साल या उसके उसके अराउंड इतना आपका टाइम होराइजन है, तो ये इतना लंबा टाइम होराइजन नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में लगाएं, क्योंकि जहां आपको एक तरफ ग्रोथ की जरूरत है, साथ में आपको ये भी इंश्योर करना है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो, थोड़ी सेफ्टी भी कहीं ना कहीं आपको मिले। तो मुझे लगता है कि वहां पे एक एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले सकते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पे जो टाइम होराइजन है उससे ज्यादा है जिसके लिए हमने बैलेंस एडवांटेज फंड को चुना था। तो वहां पे एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी बहुत ही अच्छी एक कैटेगरी है। तो उसमें मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड जो है वो काफी अच्छा फंड है, बहुत ही लंबा इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है। इनफैक्ट अगर पूरी कैटेगरी में आप देखें तो ये एक उन फंड में से है जो जिसने कंसिस्टेंटली बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फोकस जो है वो लार्ज कैप के ऊपर है, तो टॉप 10 स्टॉक्स जो है उसमें 41% एलोकेशन है, तो लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन भी अच्छा है। और इनफैक्ट जो इनका पोर्टफोलियो है, इनकी परफॉर्मेंस उसमें वो दिख रहा है, पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छी है। और एक इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी फंड के लिए कि आप उन सेक्टर्स में बने रहें जहां पे आपको ग्रोथ दिख रही है, और वो वाकई में वहां पे आपको ग्रोथ दिखे और आप उसको ट्रांसलेट कर सकें अपनी परफॉर्मेंस में। तो चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो हो, या फिर जो सिलेक्शन ऑफ सेक्टर्स या एलोकेशन जो है, हर सब पैरामीटर्स पे मुझे लगता है ये फंड बहुत ही अच्छा है। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत लंबा समय नहीं है। इक्विटी में क्या होता है कि अगर आप मार्केट में वॉलेटिलिटी आई और कुछ समय ऐसा रहा कि आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिली, तो आपके पास समय होता है कि वो कहीं ना कहीं मेकअप कर सके। लेकिन जो मीडियम टर्म के जो गोल्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ही हमें समझ बूझ के साथ फंड की सिलेक्शन करनी चाहिए। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट, अगर आपका टाइम होराइजन मान लीजिए करीब 5 साल है, तब आप डेफिनेटली इस फंड को देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू इक्विटी एंड डेट फंड हाइब्रिड कैटेगरी का फंड जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने का काम करेगा। यह है नवरत्न पोर्टफोलियो का दूसरा पसंदीदा फंड हेमंत जी की ओर से। क्षितिज, आपको अब अगला फंड कौन सा पसंद आ रहा है आपके नवरत्न पोर्टफोलियो में? स्वाति, हमारे यहाँ ना इंडेक्स अपने आप में एक बहुत स्मार्ट पोर्टफोलियो है, काफी अंडर एस्टिमेट किया जाता है। पर अगर आप देखें बीएसई 30 का सिंस इंसेप्शन रिटर्न को 14.5% के आसपास है अगर हम बात करते हैं तो। 1979 से बात कर रहा हूँ, और निफ्टी का पिछले 20 साल के रिटर्न को 14.5-15% के आसपास का बॉन्डिंग है। तो आई थिंक इंडेक्स अपने में बहुत स्मार्ट है, और इंडेक्स के पास कोई पैरामीटर्स भी नहीं है सच की दैट आपको 10% ऊपर कैप नहीं करना है, या आपको पर हाउस इतनी एलोकेशन नहीं रखनी है। आई थिंक नंबर ऑफ स्टॉक्स इतने हैं, तो आई एम सेइंग इंडेक्स पर से इफ यू आस्क मी, एक पोर्टफोलियो में आपके पास निफ्टी इंडेक्स 50 होना ही चाहिए। जिनका रिस्क कैपिटल थोड़ा सा ज्यादा वो शायद नेक्स्ट 50 ले सकते हैं, पर निफ्टी 50 अपने आप एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो एक फंड है। काफी काफी एमसीज का ऑप्शन है इसमें अवेलेबल है, आप ले सकते हैं किसी भी एमसी का निफ्टी 50 इंडेक्स। इंटरेस्टिंगली अगर आप मेरे से पूछते हैं, निफ्टी 50 इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी। सो अगर आपका नॉमिनल जीडीपी जो अभी आपको कम दिख रहा है, 9.5-10 दिख रहा है, पर अगर वो 11-12 पे आता है तो आप इजिली 11-12% का कंपाउंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से। सो ऑल एमसीज, ज्यादातर लोग एमसीज के पास निफ्टी 50 इंडेक्स है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, जस्ट नेम निपॉन सबके पास है।
तो जिसका भी आपको ट्रैकिंग एरर कम दिखे, हमें लगता है SBI निफ्टी 50 बेटर हो सकता है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप इसका ETF भी ले सकते हैं। इंडेक्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ जिनके पास डीमेट अकाउंट नहीं है वहां पे आपको इंडेक्स फंड लेना पड़ेगा, पर किसी के पास डीमेट अकाउंट है वो ETF भी ले सकते हैं। आई थिंक एक कुछ प्ले 15-20% पोर्टफोलियो में आपका पैसिव होना चाहिए, और उसके लिए इंडेक्स फंड एक सही ऑप्शन है। ब्रिलियंट चॉइस, क्योंकि एक्टिव के साथ साथ पैसिव का भी प्ले एक पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो एक नवरत्न पोर्टफोलियो हो तो एक्टिव के साथ साथ पैसिव का भी अगर एक मिश्रण हो तो पोर्टफोलियो में 4 चांद लग जाते हैं। तो ये है एक पैसिव फंड की चॉइस क्षितिज की तरफ से। हमने एक फंड का डिटेल आपको दिखा, SBI निफ्टी 50 ETF, जो अपनी कैटेगरी का एक शानदार फंड है और अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के साथ इसने भी अपने निवेशकों को कमाई कर दी है। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और नवरत्न फंड्स की बात करेंगे जो बनेंगे आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा। बने रहिए हमारे साथ। नवरत्न पोर्टफोलियो, ये है हमारे आज के खास कार्यक्रम। हमारे साथ है क्षितिज महाजन और हेमंत रुस्तगी, उनसे कर रहे हैं खास बातचीत। हेमंत जी, अब आपसे जानना चाहेंगे नवरत्न पोर्टफोलियो के आपके और 2 जो फंड्स हैं वो कौन से रहेंगे और क्या है इन 2 फंड्स की खासियत? देखिए स्वाति, अभी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करेंगे तो ऑब्वियसली इक्विटी फंड्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपको तीनों सेगमेंट में एक्सपोजर मिलता है, मिनिमम 25%। और ये बहुत ही बड़ी दुविधा रहती है निवेशकों के लिए कि हम किस सेगमेंट में लगाएं, कैसे लगाएं, उसको रीबैलेंस कैसे करें। यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो आपके लिए सब कुछ करते हैं। तो आई थिंक उस कैटेगरी में मुझे लगता है कोटक मल्टी कैप फंड एक बहुत ही अच्छा फंड है। एक तो यहाँ पे थोड़ा सा बायस है लार्ज कैप पे, दूसरा जो टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं उसका जो एसेट्स बेसिकली वो 32% है, और क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो काफी अच्छा है। इनफैक्ट एक चीज जो मुझे लगता है इस फंड के लिए आगे जाके काम करेगी कि ये जो है ओवरवेट है कुछ सेक्टर्स में, जैसे FMCG हो गए, ऑटो हो गए, या बेसिकली PFSI हो गए। अब ये जो सेक्टर्स हैं कुछ समय से वो अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जब से हमने GST 2 की बात की है और इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं तो डेफिनेटली ये सेक्टर्स काफी अच्छा करेंगे। तो उसका पूरा फायदा जो है मुझे लगता है इस फंड को होगा। तो ये एक फंड देख सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है मिड कैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन कंपनीज की जिनका मार्केट कैप 101 से 250 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। वहां पे मुझे लगता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये फंड जो है बहुत ही कंसंट्रेटेड बेट लेते हैं। इनफैक्ट अगर हम टॉप 10 स्टॉक्स को देखें तो 78% एसेट जो है वहां पे है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक थोड़ा एग्रेसिव फंड है, लेकिन इसकी स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है।
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जैसे अगर हम देखें ई कॉमर्स हो, चाहे वो ईएमएस हो, चाहे वो स्पेशलिटी रिटेल हो, या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वहां पे आपको यहाँ पे एक्सपोजर देखने को मिलेगा। और अगर आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हैं तो जो वॉलेटिलिटी का थोड़ा सा रिस्क रहता है बिकॉज ऑफ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो, वो काफी हद तक कम होगा। तो मुझे लगता है ये दो फंड काफी अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता है इनमें, और आप अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इन दोनों फंड्स को शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, तो मल्टी कैप और मिड कैप फंड ये दो कैटेगरीज हैं जो पसंद है नवरत्न पोर्टफोलियो के लिए हेमंत जी को। क्षितिज, अब आप बताइए आपको और दो कौन से फंड्स पसंद आ रहे हैं, किस कैटेगरी से जो नवरत्न पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए? एक ऑब्वियसली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए है और जिनका रिस्क एपेटाइट है, आई थिंक मिड और स्मॉल कैप विल टेंड टू डू बेटर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बट उसमें ड्रॉडाउन भी वैसे ही होते हैं। तो इस समय स्टैगर वे में इन्वेस्टमेंट के लिए आई थिंक एक्सेस मिड कैप और साथ में इन्वेस्टो का या एक्सेस, आई थिंक दोनों में से कोई स्मॉल कैप आप ले सकते हैं। बोथ आर वेरी गुड फंड्स एंड पोर्टफोलियो बहुत अच्छे कार्व्ड आउट है। नंबर ऑफ स्टॉक सिलेक्शन जो है वो भी काफी डाइवर्सिफाइड है, बट एट द सेम टाइम मैं फिर बोलूंगा यहाँ पे मिड और स्मॉल कैप को सिर्फ स्टैगर वे में इन्वेस्टिंग के लिए जो ओवर नेक्स्ट 14 to 15 वीक्स या फिर सिप के लिए यूज किया जाना चाहिए। और जो भी आपके गोल है 10 ईयर प्लस के, उनको आप अलाइन कीजिए मिड और स्मॉल कैप के साथ, क्योंकि जिस तरह की वैल्यूएशन है वहां पे चांस हो सकता है कि कई बार ड्रॉडाउन लंबा चले या ज्यादा हो इन फंड्स में। एंड बट एट द सेम टाइम अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो मिड और स्मॉल कैप विल आउट परफॉर्म बेंचमार्क और ब्रॉडर इंडेक्स बाय 1 to 2%, वो करेगा ही करेगा। दूसरा जो कैटेगरी है वो है आपका बैलेंस एडवांटेज फंड। उसमें आईसीएससी का बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ गोल्स आपके 3 साल के हैं या 3 से 5 साल के हैं, उसमें आप इक्विटी, प्योर इक्विटी नहीं ले सकते हैं। तो 3 से 5 साल के गोल के लिए आई थिंक बैलेंस एडवांटेज फंड एक बहुत अच्छा बास्केट है जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। और आईसीआईसी का एक बहुत लॉन्ग ट्रैक है उनका बैफ का। इनफैक्ट दे आर द पायनियर, आई मस्ट से। और प्राइस टू बुक वैल्यू के बेसिस पे रीबैलेंसिंग करते हैं। और आई थिंक इक्विटी का टैक्सेशन है इसमें। एट द सेम टाइम काफी एक्टिवली चर्न या फिर रीबैलेंसिंग रहता है इसमें, चर्न कह रहा हूँ मैं, रीबैलेंसिंग रहता है इसमें। सो आई थिंक फॉर 3 to 5 years का होराइजन को देखते हुए एक बैफ लाजमी हो जाता है, और वो इस टाइम फ्रेम की कैटेगरी के लिए बेस्ट फंड है। तो एक मिड कैप आपको भी पसंद है और एक बैलेंस एडवांटेज फंड एक चॉइस रहेगी नवरत्न पोर्टफोलियो के लिए। हेमंत जी, आपकी तरफ से आखिरी फंड कौन सा रहेगा नवरत्न पोर्टफोलियो के लिए? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उन निवेशकों के लिए जिनका जो टाइम होराइजन काफी लंबा है, तो एक स्मॉल कैप फंड ऑफ कोर्स पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि सेगमेंट बहुत ही अग्रेसिव है, तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करें बहुत लंबे समय, एटलीस्ट 10-15 साल या उससे भी ज्यादा अगर आपके पास समय तो करिए। उसमें मुझे लगता है एक फंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये बहुत ही अच्छा फंड है, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, एक तो वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। टॉप 10 जो स्टॉक्स हैं वो सिर्फ 34% ऑफ द एसेट्स हैं, तो काफी वेल डाइवर्सिफाइड फंड है। और ये उन बिजनेस पे फोकस करते हैं जहां पे लार्ज कैप कंपनीज ज्यादा फोकस नहीं करती हैं, और उन कंपनीज पे फोकस करते हैं जिनमें पोटेंशियल है ओवर द लॉन्गर टर्म कि वो मिड कैप या लार्ज कैप बन सकें। तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, लेवल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है। तो लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा ना हो, और ये इंश्योर करें कि समय लंबे होने के साथ साथ आप सिस्टमैटिकली उसमें इन्वेस्ट करें। एब्सोल्युटली। तो ये रहा स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट का पूरा एक आइडिया हेमंत जी की तरफ से। ये तो हमने बात समझ ली हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। उनके नवरत्न पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक बैलेंस एडवांटेज फंड फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी रहेगा। मिड कैप से थोड़ा सा और रिटर्न का आपके लिए एक फैक्टर बनेगा। फिर एक पैसिव स्पेस में क्षितिज ने फंड बताया, स्मॉल कैप भी है, एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड भी है, एक मल्टी कैप भी। तो एक ओवरऑल, एक ऑल इन ऑल पैकेज एक नवरत्न पोर्टफोलियो बताने के लिए हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का हम बहुत धन्यवाद करेंगे। हेमंत जी और क्षितिज, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये था आपके लिए नवरत्न पोर्टफोलियो मनी गुरु में। बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।